जय हिंद। MCQ क्वेश्चंस और एक्सरसाइज का क्वेश्चंस चैप्टर 2 इकोनॉमिक्स क्लास 10 चैप्टर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? आंसर हो गया उद्यमों का स्वामित्व पर। प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, उपयुक्त सभी होगा। कृषि, डेयरी, वानिकी, मछली पकड़ना, खनन करना, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, जो कि कृषि आती है, डेयरी, वानिकी आती है, मछली पकड़ना। इसका ऑप्शन तीनों ABC तीनों सही है। विनिर्माण क्षेत्र से संबंध है, इसका आंसर होगा बी द्वितीयक क्षेत्र। लाभ के उद्देश्य से किस क्षेत्र में गतिविधियां निर्देशित की जाती है? इसका आंसर होगा बी सार्वजनिक क्षेत्र। इस क्षेत्र के श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते हैं। आंसर होगा ए तृतीयक क्षेत्र, माल का उत्पादन नहीं करते हैं। संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुनें। इसका आंसर होगा ए, यह उन उद्यमों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्त नियमित नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन, नरेगा 2005 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अनुसार सरकार द्वारा गारंटीकृत रोजगार के दिनों की संख्या 100 दिन। सेवा क्षेत्र में किस तरह की गतिविधि होती है? तो परिवहन, संचार, बैंकिंग। परिक्षण बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति से है जहां लोग, आंसर होगा सी, नियोजित हैं लेकिन उत्पादकता शून्य है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का मकसद है, आंसर होगा सी, सामाजिक कल्याण और सुरक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम टिस्को जैसे कंपनी पर लागू नहीं होगा? आंसर होगा बी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम टिस्को जैसी कंपनी पर लागू नहीं होगी। सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व निम्नलिखित में से किसके पास होती है? आंसर होगा बी सरकार के पास। निम्न में से कौन सी क्रियाकलाप द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इसका आंसर होगा बी प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण द्वारा बदला जाता है। प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण द्वारा बदला जाता है, यह द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां तृतीयक क्षेत्र में नहीं आती? इसका आंसर होगा बी मधुमक्खी पालन। 14 नंबर क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर होगा बी सरकार के पास संपत्ति। GDP का मतलब क्या है? इसका आंसर होगा बी सकल घरेलू उत्पाद GDP को मतलब है। इनमें से किस देश दुनिया की निरक्षर आबादी का सबसे बड़ा आकार है? आंसर होगा ए भारत। निम्नलिखित में से किसे परिक्षण बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा सी अल्प रोजगार। कृषिगत क्षेत्र के श्रमिक होते हैं। इसका आंसर होगा ए अल्प रोजगार वाले श्रमिक जो होते हैं वो कृषिगत क्षेत्र के श्रमिक कहलाते हैं। ये सभी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? आंसर होगा सी संचार। सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में होता है? आंसर होगा बी संगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र में सवेतन छुट्टी का प्रावधान है। कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन और वानिकी उदाहरण है। इसका आंसर होगा सी प्राथमिक क्षेत्र। डैश उन गतिविधियों को शामिल करता है जिसमें प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के तरीकों के माध्यम से अन्य रूपों में बदला जाता है, जिन्हें हम औद्योगिक गतिविधि कहते हैं। आंसर होगा ए द्वितीयक क्षेत्र गतिविधि कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इसका आंसर होगा सी ए और बी दोनों, परिवहन और संचार। सेवा क्षेत्र का कुछ आवश्यक सेवाएं भी शामिल है जो सीधे तौर पर वस्तुओं के उत्पादन में मदद नहीं करती है। बताएं कि यह सच है या गलत। आंसर होगा ए, यह सच है कि सेवा क्षेत्र के कुछ वस्तुएं, आवश्यक वस्तुएं जो शामिल होती है वो डैश यह दर्शाता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है। आंसर होगा बी GDP। पिछले 100 वर्षों में विकसित देशों में डैश से डैश की ओर एक और बदलाव हुआ है। कुछ कुल उत्पादन के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण, इसका आंसर होगा तृतीयक क्षेत्र से द्वितीयक।
भारत में 2010 से 11 में डैश सबसे कम उत्पादन करने वाला क्षेत्र था। आंसर होगा ये प्राथमिक क्षेत्र। 1970 से 2011 में किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तृतीय क्षेत्र में। 1970 से 71 में भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम उत्पादन हुआ है? इसका आंसर होगा सी प्राथमिक क्षेत्र में। सेवा क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। जैसे जैसे आय का स्तर बढ़ता है, लोगों का वर्ग बाहर खाने, पर्यटन और खरीदारी जैसी कई सेवाएं मांग करने लगता है। पिछले एक दशक में कुछ नई सेवाएं जैसे कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित सेवाएं महत्वपूर्ण और आवश्यक हो गई है। वर्ष 2010 से 11 में तृतीय क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र का स्थान लेते हुए भारत में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र बनकर उभरा है। इसका आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। सेवा क्षेत्र से संबंध में ये सभी जो आपका ऑप्शन क ख ग दी हुई है ये सभी सही है। नेक्स्ट, डैश भारत की सबसे बड़ा नियोक्ता बना हुआ है। इसका आंसर होगा डी प्राथमिक क्षेत्र। भारत में 40 वर्षों की अवधि में 1970 से 2010 तक जबकि सेवा क्षेत्र में उत्पादन 14 गुना से अधिक बढ़ा, सेवा क्षेत्र में रोजगार लगभग डैश बढ़ा है। ये होगा 5 बार ये सेवा क्षेत्र में उत्पादन बढ़ा है। डैश क्षेत्र में श्रमिक अल्प रोजगार वाले होते हैं। आंसर होगा बी कृषि क्षेत्र में। देश में आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मुख्य रूप से डैश में। आंसर होगा सी कृषि में। कृषि में देश में आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मुख्य रूप से कृषि में। पूर्व योजना आयोग के इसी अध्ययन के अनुसार यदि पर्यटन क्षेत्र में सुधार किया जाए तो हम हर साल डैश से अधिक लोगों को अतिरिक्त रोजगार दे सकते हैं। आंसर होगा डी 35 लाख। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम भारत सरकार द्वारा 2005 में लागू की गई है। नरेगा 2005 के अंतर्गत जो लोग काम करने में सक्षम हैं और जिन्हें काम की आवश्यकता है उन्हें सरकार द्वारा एक वर्ष में 100 दिन की रोजगार गारंटी अधिनियम दी गई है। 100 दिन देगी। डी होगा आंसर। संगठित क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? डी आंसर होगा उपरोक्त सभी। संगठित क्षेत्र के श्रमिक को रोजगार की सुरक्षा के प्राप्त है, उनसे केवल निश्चित घंटों तक काम करने की अपेक्षा की जाती है। यदि वे अधिक काम करते हैं तो नियोक्ता को उन्हें ओवर टाइम का भुगतान करना होगा। ये संगठित क्षेत्र के संबंधित सभी कथन जो हैं क ख ग सभी सही है। ये ऑप्शन सही होगा डी। असंगठित क्षेत्र की विशेषता छोटी और बिखरी हुई इकाइयों से है जो बड़े पैमाने पर डैश के नियंत्रण से बाहर है। इसका आंसर होगा सी सरकार। असंगठित क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? इसका आंसर होगा डी। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में ऐसे लोग शामिल होते हैं जो छोटे मोटे काम करके स्वयं रोजगार करते हैं। क होगा रोजगार सुरक्षित नहीं है। ग होगा कि लोगों को बिना किसी कारण के बाहर जाने के लिए कहा जा सकता है। ये असंगठित क्षेत्र के संबंधित ये सभी कारक हैं। जो ऑप्शन डी है वो सही है, मतलब कि क ख ग तीनों लागू होगी असंगठित क्षेत्र से संबंधित। निम्नलिखित सवालों का जवाब दें। कोष्टक में दिए गए सही विकल्प का प्रयोग कर रिक्त स्थान को भरें। सेवा क्षेत्र में रोजगार उत्पादन के समान ही बढ़ा है या नहीं बढ़ा है? तो इसका आंसर होगा नहीं बढ़ा है। दूसरा है डैश क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं, तृतीय या कृषि? तो आंसर होगा तृतीय। तीसरा है डैश क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को नौकरी की सुरक्षा प्राप्त है। आंसर होगा संगठित। चौथा है भारत में मजदूरों का डैश अनुपात में असंगठित क्षेत्र में काम कर रहा है। इसका आंसर होगा बड़ा। पांचवा है कपास एक डैश उत्पाद है और कपड़ा एक डैश उत्पाद में प्राकृतिक निर्मित। तो इसका आंसर होगा प्राकृतिक। छठा है प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में गतिविधियां हैं स्वतंत्र या अस्वतंत्र या अनुनाश्रित। तो इसका आंसर होगा 6 का अनुनाश्रित। ये सभी क्वेश्चंस 1 नंबर का क्वेश्चंस हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप्स में भी दे सकती है, इसे फिल इन द ब्लैंक्स में भी दे सकती है। आपको
बोर्ड के लिए हर सब्जेक्ट में 30 क्वेश्चन MCQ क्वेश्चंस रहेंगे। आप अच्छे से तैयारी करें, 2025 के बोर्ड एग्जाम में अच्छे से सफल हो। सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में निम्नलिखित के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। इसका आंसर होगा 3। उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। स्पष्टीकरण में सार्वजनिक क्षेत्र में स्वामित्व सरकार के पास होती है और निजी क्षेत्र में स्वामित्व निजी व्यक्तियों के हाथ में होती है। तो इसमें इसका आंसर होगा 3 नंबर। उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्रों को और निजी क्षेत्रों को अलग अलग वर्गीकृत किया जाता है। किसी वस्तु का उत्पादन अधिकतर प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से डैश क्षेत्र की गतिविधि है। इसका आंसर होगा ए, प्राथमिक। स्पष्टीकरण में है कि प्राथमिक क्षेत्र उन सभी उत्पादों के लिए आधार बनाता है जिन्हें हम बाद में बनाते हैं और हम कच्चा माल प्राकृतिक स्रोतों से लेते हैं। तो इसका आंसर होगा ए, प्राथमिक। ग में जीडीपी एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित डैश का कुल मूल्य है। इसका आंसर होगा 2। सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की कुल मूल्य है। तीनों क्षेत्रों में उत्पादन के योग को जीडीपी कहा जाता है। घ क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में 2010 से 11 में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है। तो इसका आंसर होगा 3। 50 से 60% के बीच में। इसको में तृतीय क्षेत्र में भारत में प्राथमिक क्षेत्र का स्थान लेकर सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र बनकर उभरा है। इसका आंसर होगा 3। निम्नलिखित का मिलान करिए। मिलान करने के लिए दिया हुआ है जिसमें कृषि क्षेत्र के समक्ष समस्याएं हैं और कुछ इसका संभावित उपाय हैं। तो ये आपका 5 जो है वो कृषि क्षेत्र के समक्ष समस्याएं दी हुई है और इसका उपाय तो पहला के होगा डी, असिंचित भूमि, सरकार द्वारा नहरों का निर्माण। दूसरा है कि फसलों के लिए कम कीमतें। इसका आंसर होगा सी, सरकार द्वारा खदान की खरीद। कर्ज का बोझ। इसका आंसर होगा ए, बैंक कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराएंगे। चौथा है ऑफ सीजन में कोई नौकरी नहीं। इसका ए होगा, कृषि आधारित मिलों की स्थापना। फसल कटने के बाद तुरंत बाद स्थानीय व्यापारियों को अपना अनाज बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसका आंसर होगा बी, सरकारी विपणन समितियां। तो ये सभी हमारे 5 मिलान करने के लिए थी, कुछ समस्याएं और संभावित उपाय। चौथा नंबर क्वेश्चन है, इनमें से विषम को पहचानें और बताएं कि क्यों। इसका समाधान है, देखिए पहला में है पर्यटक गाइड। इनकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है जबकि धोबी, दर्जी और कुम्हार निजी क्षेत्र से संबंधित हैं। धोबी, दर्जी और कुम्हार स्वरोजगार होते हैं। सब्जी विक्रेता एकमात्र ऐसा पेशा है जिसके लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। यह निजी और असंगठित क्षेत्र से संबंधित है जबकि बाकी लोग पेशेवर के रूप में योग्य हैं। मोची बाकी लोग सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते हैं जबकि उनका पेशा निजी क्षेत्र का हिस्सा है और इनके लिए किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं है। सहारा एयरलाइंस, यह एक निजी उद्यम है जबकि बाकी सरकारी उद्यम है। तो इसमें पहला में देखिए सबसे अलग होगा जो उसको बताना है विषम को। तो पहला में होगा पर्यटन गाइड, दूसरा में हो जाएगा आपका सब्जी विक्रेता और तीसरा में हो जाएगा मोची, चौथा में हो गया सहारा एयरलाइंस। एक शोध विद्वान के सूरत शहर में काम करने वाले लोगों पर नज़र डाल दी और निम्नलिखित उपाय है। काम करने वाला का, रोजगार की प्रकृति, कामकाजी लोगों का प्रतिशत। ये दी हुई है, इसका समाधान ये होगा काम की जगह, रोजगार की प्रकृति, कामकाजी लोगों का प्रतिशत। तो सरकार के द्वारा पंजीकृत कार्यालयों और कारखानों में दिया गया, इसका में 15 है। औपचारिक लाइसेंस साथ बाजार में दुकान, कार्यालय करने की खोली गई का गठन कर दिया गया है, 15। सड़क पर काम करने वाले के लिए तो ये सब देखिए आपको दिया हुआ है। इस शहर में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों का प्रतिशत 70% है। हम पाते हैं कि कई संगठित क्षेत्र के उद्यम असंगठित क्षेत्र में है क्योंकि वे करों से बचना चाहते हैं और श्रमिकों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों का पालन करने से इनकार करते हैं। तो इसमें हो जाएगा सड़क पर निर्माण करने वाले लोग, निर्माण करने वाले असंगठित हो जाएंगे।
इसमें 20 लोग लगे हुए हैं। कामकाजी लोगों के प्रतिशत में 20% है। छोटी कार्यशालाओं में काम करने वालों को आमतौर पर सरकार के द्वारा पंजीकृत या असंगठित है, इसमें 50% है। 6 नंबर क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि आर्थिक गतिविधियों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में वर्गीकृत करना उपयोगी है? समझाइए कैसे। इसका है आंसर में आर्थिक गतिविधियों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में वर्गीकृत करना उपयोगी है, क्योंकि इससे यह जानकारी मिलती है कि किसी देश के लोग कैसे और कहाँ कार्यरत हैं। साथ ही यह पता लगाने में मदद मिलती है कि आर्थिक गतिविधियों का कौन सा क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में अधिक या कम योगदान देता है। यदि तृतीयक क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र की तुलना में अधिक तेजी से विकसित हो रहा है, तो इसका मतलब है कि कृषि कम हो रही है और सरकार को इसे सुधारने के उपाय करने चाहिए। यह ज्ञान की कृषि पेशा लोकप्रियता प्रतिभागी हो सकती है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, इसी अध्याय में हमने जिन क्षेत्रों पर चर्चा की है उनमें से प्रत्येक के लिए रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद पर ध्यान क्यों केंद्रित किया जाना चाहिए? क्या ऐसे अन्य मुद्दे भी हो सकते हैं जिनका जांच की जानी चाहिए? चर्चा करें। इसका आंसर होगा, इस अध्याय में हमने जिन क्षेत्रों का चर्चा किए हैं उनमें से प्रत्येक के लिए हमें रोजगार और जीडीपी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि ये देश की अर्थव्यवस्था, आकार और अर्थव्यवस्था की स्थिति को निर्धारित करते हैं। रोजगार और जीडीपी पर ध्यान केंद्रित करने से दो महत्वपूर्ण चीजें निर्धारित करने में मदद मिलती है, प्रति व्यक्ति आय और उत्पादकता। इसीलिए तीनों क्षेत्रों को प्रत्येक में रोजगार दर और स्थिति, साथ ही जीडीपी में इसका योगदान में यह समझने में मदद करता है कि वह विशेष क्षेत्र पैसे कमाने कैसे काम कर रहा है और इससे आगे में वृद्धि शुरू करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है। हाँ, अन्य मुद्दे जिनकी जांच की जानी चाहिए वे है संतुलित क्षेत्रीय विकास, देश के लोगों के बीच आय संपत्ति में समानता, गरीबी कैसे मिटाई जाए, प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण। अपने आसपास के वयस्कों द्वारा किए जाने वाले सभी तरह के कामों की एक लंबी सूची बनाएं। आप उन्हें किस तरह वर्गीकृत कर सकते हैं, अपनी पसंद के बारे में बताएं। समाधान है, लोगों द्वारा किए गए जाने वाले कार्यों के कुछ नमूने और उनका वर्गीकरण, जैसे कार्य के प्रगति, गतिविधि और क्षेत्र। बैंक क्लर्क तृतीय क्षेत्र में आते हैं, संगठित हैं। स्वतंत्र कार्टूनिस्ट तृतीय क्षेत्र में आते हैं, असंगठित है। निर्माण मजदूर माध्यमिक ये असंगठित में। एम्स में डॉक्टर तृतीय क्षेत्र में संगठित हैं। डीटीसी बस ड्राइवर तृतीय क्षेत्र संगठित। किसान प्राथमिक असंगठित। गेस्ट हाउस रिसेप्शनिस्ट तृतीय असंगठित। खान मजदूर प्राथमिक असंगठित। खुद की टेलरिंग की दुकान तृतीय असंगठित। ये देखिए क्रम संख्या जो दिया हुआ है 1 से 9 तक, और इसमें कार्य की प्रकृति दी हुई है और गतिविधि की प्रकृति दी हुई है और क्षेत्र दी हुई है। ये सब विभाजित करके बताई गई है। 9 नंबर क्वेश्चन है, तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से किस प्रकार भिन्न है, कुछ उदाहरणों के से स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर होगा, तृतीय क्षेत्र अन्य दो क्षेत्रों से अलग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अन्य दो क्षेत्र वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, लेकिन यह क्षेत्र वस्तुओं के बजाय सेवाओं का उत्पादन करना का है। इस क्षेत्र के अंतर्गत गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों में के विकास में मदद करती है, इसीलिए ऐसे सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। ऐसे सेवाएं उत्पादन प्रक्रिया के लिए एक सहायता या समर्थन है। उदाहरण के लिए प्राथमिक या द्वितीय क्षेत्र में उत्पादित माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल की आवाजाही के लिए परिवहन सेवा का उपयोग करते हैं। माल के भुगतान से निपटने के लिए बैंकिंग और संचार सेवाएं आदि। इसी तरह डॉक्टर, शिक्षक, वकील, दर्जी आदि तृतीय क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि वे भौतिक वस्तुओं के बजाय सेवाएं प्रदान करते हैं। हाल ही के दिनों में सूचनाएं प्रौद्योगिकी। 10वां है, छिपी हुई बेरोजगारी से क्या समझते हैं, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में एक एक उदाहरण देकर समझाइए। इसका आंसर है, छिपी हुई बेरोजगारी एक प्रकार की बेरोजगारी है जिसमें ऐसे लोग होते हैं जो दिखने में तो कार्यरत होते हैं लेकिन वास्तव में बेरोजगार होते हैं। इस स्थिति को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। ऐसी स्थिति में आवश्यकता से अधिक लोग किसी काम में लगे होते हैं। उदाहरण के लिए ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार की बेरोजगारी आमतौर पर कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। जैसे 9 लोगों के परिवार में सभी एक ही कृषि भूखंड पर लगे हुए हैं, लेकिन अगर इसमें से 4 लोगों को निकाल भी दी जाए तो उत्पादन में कोई कमी नहीं होगी। इसीलिए ये 4 लोग वास्तव में छिपे हुए लोग कार्यरत हैं।
शहरी क्षेत्र में इस प्रकार की बेरोजगारी ज़्यादातर सेवा क्षेत्र में देखी जाती है। जैसे एक परिवार में सभी सदस्य एक छोटी सी दुकान या एक छोटे व्यवसाय में लगे हुए होते हैं, जिससे कम संख्या में व्यक्तियों द्वारा प्रबंधित किया जाता है। 11 नंबर है खुली बेरोजगारी और छिपी हुई बेरोजगारी के बीच अंतर बताएं। इसका आंसर होगा खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में इसका अंतर। पहला में देखिए, जब किसी देश की श्रम शक्ति को पर्याप्त रोजगार के अवसर नहीं मिलने से इस स्थिति में खुली बेरोजगारी होती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी यह एक तरह की बेरोजगारी जिसमें ऐसे लोग होते हैं जो दिखने में तो रोजगार में लगे हुए होते हैं, लेकिन असल में उनके पास पूरा रोजगार नहीं होता है। ऐसी स्थिति में ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम में लगे हुए होते हैं। नेक्स्ट है खुली बेरोजगारी। इस प्रकार की बेरोजगारी में आमतौर पर हमारे देश की औद्योगिक क्षेत्र में पाई जाती है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन कृषि मजदूरों में भी पाई जाती है। इधर है, इस प्रकार की बेरोजगारी आमतौर पर असंगठित क्षेत्र में पाई जाती है, जहां या तो काम लगातार उपलब्ध नहीं होता है या एक ही काम के लिए बहुत सारे लोगों को नियोजित किया जाता है, जिसके लिए इतने अधिक लोगों की आवश्यकता नहीं होती है। 12 नंबर है तृतीय क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण बताइए। इसका आंसर होगा नहीं। मैं इस कथन से सहमत नहीं हूं कि तृतीय क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है। पिछले 4 दशकों 1970 से 2010 में कृषि क्षेत्र सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र बनकर उभरा है। सेवा क्षेत्र में वृद्धि को विभिन्न कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, वित्त आदि जैसे बुनियादी सेवाएं की आवश्यकता, आईटी जैसी नई सेवाओं की शुरुआत, प्राथमिक द्वितीयक गतिविधियों के विकास, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के कारण सेवाओं की मांग में वृद्धि। तृतीय क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद हिस्सा 1973 में लगभग 40% से बढ़कर 2003 में 50% तक हो गई है। ये तृतीय क्षेत्र की हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में भूमिका। 13 नंबर है भारत में सेवा क्षेत्र में 2 अलग अलग तरह के लोग काम करते हैं। ये कौन है? इसका आंसर होगा भारत में सेवा क्षेत्र निम्नलिखित 2 अलग अलग प्रकार के लोग को रोजगार देता है। वे हैं सेवाओं से जुड़े लोग जो सीधे तौर पर वस्तुओं के उत्पादन में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए परिवहन, भंडारण, संचार, वित्त आदि से जुड़े लोग। ऐसी सेवाओं में शामिल लोग जो सीधे तौर पर वस्तुओं के उत्पादन या स्वरोजगार में मदद नहीं करते, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, नाई, मोची, वकील आदि, इसे सहायक कहा जा सकता है। 14 नंबर है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को शोषण किया जाता है। क्या आप इस दृष्टिकोण से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण बताएं। इसका आंसर होगा हाँ। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को शोषण होता है। यह निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट होगा। किसी नियम और विनियम का पालन नहीं किया गया, काम के घंटों को निश्चित संख्या नहीं है, कर्मचारी आमतौर पर बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के 10 से 12 घंटे काम करते हैं, उन्हें दैनिक मजदूरी के अलावा कोई अन्य भत्ता नहीं मिलता। वहाँ मजदूरों की सुरक्षा के लिए सरकारी नियमों और विनियमों का पालन नहीं किया जाता है। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है। इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग आमतौर पर अशिक्षित, अज्ञानी और असंगठित होते हैं, इसलिए वे मोल तोल करने या अच्छा वेतन पाने की स्थिति में नहीं होते हैं। बहुत गरीब होने के कारण वे हमेशा भारी कर्ज में डूबे रहते हैं, इसीलिए उन्हें आसानी से कम वेतन स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। रोजगार की स्थिति के आधार पर अर्थव्यवस्था में गतिविधियों की कैसे वर्गीकृत किया जाता है? इसका आंसर होगा रोजगार की स्थिति के आधार पर अर्थव्यवस्था में गतिविधियों को संगठित और असंगठित क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है। संगठित क्षेत्र, इस क्षेत्र में वे उद्यम आते हैं जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें इसके नियमों और विनियमों का पालन करना होता है, जो विभिन्न कानूनों जैसे कि कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ग्रेच्युटी अधिनियम, दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम आदि में किए गए हैं। संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी रोजगार की सुरक्षा का आनंद लेते हैं। उनसे केवल एक निश्चित संख्या में घंटे काम करने की उम्मीद की जाती है। यदि वे इससे अधिक काम करते हैं तो उन्हें नियोक्ता ओवरटाइम भुगतान की करनी चाहिए।
असंगठित क्षेत्र में है, इसमें छोटी और बिखरी हुई इकाइयां शामिल हैं जो काफ़ी हद तक सरकार के नियंत्रण से बाहर होती है। हालांकि नियम और कानून है कि लेकिन इनका कभी पालन नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए निर्माण दुकानों आदि में आकस्मिक श्रमिक यहाँ की नौकरियाँ कम वेतन वाली और अक्सर नियमित नहीं होती है। ओवर टाइम सवेतन छोटी छोटियाँ बीमारी के कारण छुट्टी आदि का कोई प्रावधान नहीं है। इस क्षेत्र में नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है। रोजगार की शर्तों से भी बहुत कठिन है। लोगों के बिना किसी पूर्व सूचना या कारण के छोड़ने के लिए कहा जा सकता है। 16 है संगठित और असंगठित क्षेत्र में प्रचलित रोजगार स्थितियों की तुलना करें। इसका आंसर होगा संगठित। असंगठित क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति बहुत अलग है। संगठित क्षेत्र संगठित क्षेत्रों में सरकार के साथ पंजीकृत कंपनियों हैं और इसलिए यह नौकरी की सुरक्षा, सवेतन, छुट्टियां, पेंशन, स्वास्थ्य और अन्य लाभ, निश्चित कार्य घंटे और ओवरटाइम काम के लिए अतिरिक्त वेतन प्रदान करती है। असंगठित क्षेत्र में कई विरोधाभास हैं। इसमें नौकरी की सुरक्षा नहीं है, न ही सवेतन, छुट्टियां या सेवानिवृत्त पेंशन या भविष्य निधि में स्वास्थ्य बीमा के लाभ निश्चित नहीं, गारंटी नहीं है। नरेगा 2005 के क्रियान्वयन का उद्देश्य बताइए। इसका आंसर होगा नरेगा 2005 को लागू करने के उद्देश्य लोगों की आय और रोजगार बढ़ाना। प्रत्येक राज्य या क्षेत्र अतिरिक्त रोजगार के लिए पर्यटन, क्षेत्रीय शिल्प, आईटी आदि का विकास कर सकता है। केंद्र सरकार ने 2000 जिलों में काम करने के अधिकार को लागू करने के लिए एक कानून बनाया। नरेगा के लक्ष्य में 100 दिन के रोजगार उपलब्ध कराना। 18 नंबर है अपने क्षेत्र के उदाहरणों के उपयोग करते हुए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियों और कार्यों की तुलना और अंतर बताइए। इसका आंसर होगा लोगों के द्वारा किए जाने वाले कुछ नमूने और उनका वर्गीकरण। क्रम संख्या, कार्य की प्रकृति, गतिविधि की प्रकृति और क्षेत्र। इसको में हो गया पहला नंबर बैंक क्लर्क, तृतीय क्षेत्र में आएंगे, और जनता, इसका क्षेत्र जनता है। दूसरा है स्वतंत्र कार्टूनिस्ट, तृतीय क्षेत्र निजी। निर्माण मजदूर, माध्यमिक क्षेत्र निजी। एम्स में डॉक्टर, तृतीय क्षेत्र में जनता। डीटीसी बस ड्राइवर, तृतीय क्षेत्र जनता। किसान प्राथमिक क्षेत्र में जाएंगे, इसका क्षेत्र निजी। गेस्ट हाउस रिप्रेजेंटेटिव, इसका प्रकृति होगा तृतीयक, ये निजी क्षेत्र में। खान मजदूर, इसकी प्रकृति होगा प्राथमिक, ये जाएंगे निजी क्षेत्र में। खुद के टेलरिंग की दुकान, ये जाएंगे प्रकृति क्षेत्र में तृतीयक, और ये निजी क्षेत्र में आएंगे। सार्वजनिक क्षेत्र का कारखाना, ये माध्यमिक में, और जनता क्षेत्र इसका होगा। 19 नंबर है अपने क्षेत्र के एक एक उदाहरण देते हुए निम्नलिखित तालिका पर चर्चा करें और उसे भरें। अच्छी तरह से प्रबंधित संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर। इसका आंसर होगा अच्छी तरह से संबंधित संगठन, खराब तरीके से संगठित संगठन। सार्वजनिक में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, दुग्ध सरकारी समिति, और प्राइवेट में हो जाएगा रिलायंस मोबाइल और एस सत्यम। 20 होगा सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियों के कुछ उदाहरण दीजिए तथा बताइए कि सरकार ने उन्हें क्यों अपनाया है। इसका आंसर होगा सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियों के कुछ उदाहरण है पानी, बिजली, परिवहन के कुछ साधन, खास तौर पर रेलवे। सरकार ने इन्हें इसलिए अपनाया है क्योंकि पानी और बिजली की ज़रूरत सभी को है। अगर बिजली और पानी उपलब्ध कराने की काम निजी उद्यमों पर छोड़ दिया जाए तो वे इस अवसर का फ़ायदा उठा सकते हैं और इन्हें ऐसी दरों पर बेच सकते हैं जो आम जनता वहन नहीं कर सकती। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं को सरकार इन्हें किफ़ायती दरों पर उपलब्ध कराती है। 21 नंबर है बताएं कि सार्वजनिक क्षेत्र किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास के किस प्रकार योगदान देता है। इसका आंसर होगा निम्नलिखित तरीकों से सार्वजनिक क्षेत्र किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास में योगदान करता है। यह बुनियादी ढांचों के निर्माण और विस्तार के माध्यम से तीव्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। इससे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। यह विकास के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध उत्पन्न करते हैं। यह आय और संपत्ति की समानता सुनिश्चित करता है जिससे संतुलित क्षेत्रीय विकास होता है। यह लघु, मध्यम और कुटीर उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करता है। यह उचित दरों पर वस्तुओं की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करता है। स्वास्थ्य और शैक्षणिक सेवाओं के माध्यम से सामुदायिक विकास अर्थात मानव विकास सूचकांक,
SDI में योगदान देता है। ये सार्वजनिक क्षेत्र के राष्ट्रीय आर्थिक विकास के समाधान की योगदान क्या है इसके बारे में है। इसको में रोजगार हो गया, जैसे आय, संपत्ति, लघु मध्यम कुटीर, ये उचित दरों पे काम करती है, और स्वास्थ्य सेवाएं, ये सब सामुदायिक योगदान देता है। 22 नंबर क्वेश्चन हो गया, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को निम्नलिखित मुद्दों पर संरक्षण की आवश्यकता होता है, वेतन, सुरक्षा और स्वास्थ्य। उदाहरण सही समझाइए। इसका आंसर होगा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सुरक्षा की आवश्यकता है। मजदूरी में मरम्मत करने वाले, विक्रेता आदि के रूप में काम करने वाले मजदूरों की कोई निश्चित आय नहीं होती। वे किसी तरह अपना गुजारा कर लेते हैं, उन्हें पूरे साल काम नहीं मिलता। सुरक्षा, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को सुरक्षित पेयजल या स्वच्छ वातावरण उपलब्ध नहीं कराया जाता है। उदाहरण के लिए खनन, रासायनिक उद्योगों में काम करना खतरनाक है। स्वास्थ्य, बीमारी की स्थिति में छुट्टी नहीं दी जाती, इसीलिए चिकित्सा सुविधाएं नहीं दी जाती, जैसे निर्माण श्रमिक। तो ये समाधान है कि आपका मजदूरी में और सुरक्षा में, स्वास्थ्य में, तीनों में क्या क्या उसको में संरक्षण करने की आवश्यकता है, ये बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। अहमदाबाद में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि शहर में 15 लाख श्रमिकों में से 11 लाख असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। इस वर्ष 1997 से 1998 शहर में कुल आय 60,000 मिलियन रुपये थी। इसमें से 32,000 मिलियन रुपये संगठित क्षेत्र में उत्पन्न होती है। इस डेटा को एक तालिका के रूप में प्रस्तुत करें। शहर के अधिक रोजगार पैदा करने के लिए किस तरह के तरीकों का विचार किया जाना चाहिए। ये हो गया संगठित, असंगठित कुल श्रमिकों की संख्या, जैसे 4 लाख, 11 लाख और 15 लाख। तो इसमें आय हो जाएगा 32,000, 28,000 मिलियन और 60,000 मिलियन। यह स्पष्ट है कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की एक बड़ा हिस्सा काम कर रही है और संगठित में उसे कम कर रही है। निम्नलिखित तालिका 3 क्षेत्रों में इसको बांटी गई है, जिसमें ईयर है दी हुई, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो 2013 तक सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्र में हिस्सेदारी की दी हुई है। तो इसका देखिए कैलकुलेशन की हुई है। दूसरा में है अध्याय में 2 में ग्राफ के समान डेटा के बारे में आरेख के दिखाई गई है। इसको में आपका कौन सेक्टर में कितना परसेंटेज होनी चाहिए, कितना गई है, उसका GDP के बारे में भी बताई गई है। हर बार ग्राफ से क्या निष्कर्ष निकलती है, हम बार ग्राफ से क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो इसमें देखिए आपका 2000 क्या दिया हुआ है डाटा, और 2000 का GDP इधर देखिए लेफ्ट साइड में GDP दिया हुआ है और राइट साइड में 2000 दिया हुआ है। इसी आगे दिया हुआ 2013। इसमें टर्सरी सेक्टर का रेड से है, इसको में उसके बाद ग्रीन से है। देखिए इसमें निष्कर्ष ये है कि हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी 10% बढ़ी है, जबकि प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग आधी हो गई है। पिछले 13 वर्षों में तृतीय क्षेत्र में लगभग 2% की वृद्धि हुई है। हम आशा करते हैं कि आप इस अध्याय के जो भी MCQ क्वेश्चंस है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, और जो शॉर्ट क्वेश्चंस है, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये सभी को संकलित करके बनाई गई है। और इसका लास्ट में जो एक्सरसाइज का क्वेश्चंस है वो भी है इसमें संकलित किया हुआ। आप इसे अच्छे ढंग से पढ़ लें और अच्छे ढंग से लर्न राइट कर लें, और आप जो 2025 के एग्ज़ाम है आपका, उसमें बेहतर अंक आप लाएं। अपना जो भी बोर्ड है उसमें आप टॉप 10 में आएँ, अच्छे मार्क्स लाएं। आपको यही शुभकामनाएं। धन्यवाद।